सो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट एनिमेशन। आप सब एनिमेशन के बारे में जानते होंगे और आज आपने एनिमेशन लगभग सब जगह पे सुना ही होगा। जो हम टीवी पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं या हम किसी इंस्टाग्राम रील पे देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन देखने को मिलता है। आजकल एनिमेशन फिल्म्स का ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है और एनिमेशन सीरीज भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। भले वो नेटफ्लिक्स पे हो या अमेजन प्राइम पे हो, कहीं पर भी हो, हम एनिमेशन बहुत ज़्यादा आजकल देख पाते हैं। एनिमेशन बड़ा फैसिनेटिंग भी होता है और हमको बड़ा अच्छा भी लगता है एनिमेशन देखने के लिए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे एआई स्क्रीन में आ रहा है, एनिमेशन और भी ज़्यादा आसान होता जा रहा है। एआई की मदद से आज सिर्फ हमें प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है और हमारे इमेजिनेशन या हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से इमेज बन जाती है और उस इमेज को हम एनिमेट भी कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आप कई सारी इन्फॉर्मेशन गूगल करके भी सर्च कर सकते हो। एनिमेशन सीखना और एनिमेशन बनाना आज बहुत 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 ज़्यादा आसान हो गया है। पर क्या आपको लगता है कि पहले के ज़माने में भी एनिमेशन इतना आसान हुआ करता था? बिल्कुल नहीं। अगर आसान होता तो आज एनिमेशन हमको लाइव एक्शन से ज़्यादा देखने को मिलता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनिमेशन हमें कम देखने को मिलता है, लाइव एक्शन वीडियो में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका रीज़न ये है कि हम किसी भी इंसान का फोटो मोबाइल से क्लिक कर सकते हैं एकदम बटन प्रेस करके, लेकिन बटन प्रेस करके हम कोई एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं बना सकते। उसको बनाने के लिए हमारे अंदर एक आर्टिस्टिक स्किल होना चाहिए, हमें एनाटॉमी क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, हमें स्टाइलाइजेशन और कार्टून डिजाइनिंग आना चाहिए, हमें बैकग्राउंड्स आना चाहिए, हमें कलर्स वगैरह की नॉलेज होना चाहिए, तो जाकर के हम बैकग्राउंड कैरेक्टर्स ये सब बना सकते हैं। इसके अलावा हमको बॉडी मूवमेंट पोस्चर इसकी नॉलेज होना चाहिए ताकि हम कैरेक्टर को इजीली मूव कर पाएं और हमारी स्टोरी के हिसाब से कैरेक्टर को ड्राइव कर पाएं। तो एनिमेशन के लिए हमें इतनी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहले के दौर में एनिमेशन इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ होता था और बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस प्रोसेस हुआ करती थी एनिमेशन। अगर हम बात करें फर्स्ट एनिमेशन की, तो फर्स्ट एनिमेशन के समय टेक्नोलॉजी हुआ ही नहीं करती थी, तो फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करके एनिमेशन बनाया जाता था। और कई जगहों पर तो एनिमेशन का एक और फॉर्मेट है जिसको हम बोलते हैं क्ले एनिमेशन, उसको दिखाने के लिए पपेट शो का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में पेपर पे ड्रॉ करे हुए एनिमेशन को कंप्यूटर स्क्रीन के बाद एक के बाद एक मूव करते हुए लोगों को स्टोरी सुनाई जाने लगी। और जब उन फ्रेम की स्पीड बढ़ा दी गई और स्पीड इतनी बढ़ा दी गई कि एक सेकंड के अंदर अगर आप 25 फ्रेम एक के बाद एक मूव करते हो तो वो आपस में हमें ब्लेंड होते हुए दिखते हैं और वो हमें बिल्कुल फील देते हैं जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एनिमेट हो रहा है, लाइक दिस। और इसी फ्रेम बाय फ्रेम टेक्निक का इस्तेमाल करके जो फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी, हालांकि वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट थी और वो लाइन आर्ट के जरिए बनाई गई थी, ब्लैक के ऊपर व्हाइट कलर की आउटलाइन से बनाई गई थी। फैंटास्टिगमोरे ये 1908 के अंदर ये फिल्म बनाई गई थी और इस फिल्म ने लोगों को एक नया स्कोप दिया कि हम लाइन आर्ट या ड्रॉ करे हुए आर्ट को स्क्रीन के ऊपर मूव होते हुए देख सकते हैं। तो वो फर्स्ट एनिमेशन था जो लोगों के लिए एक नया एक्साइटमेंट था और एक नई टेक्नोलॉजी और एक नई उम्मीद थी। जैसे कि आज के दौर में आप एआई को देख पाते हो, उस जमाने में पेपर में बनी हुई ड्राइंग को फर्स्ट टाइम लोगों ने स्क्रीन पे जब मूव होते हुए देखा तो वो उनके लिए वाव फैक्टर हुआ करता था। और कई सारे बड़े बड़े स्टूडियोज के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि यार ये एक नई टेक्निक है, क्यों ना इसका इस्तेमाल करके हम वो स्टोरीज और वो चीज़ें बनाते हैं जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने डायनासोर बनाया और फिर डायनासोर को भी एनिमेट करना शुरू करा और डायनासोर को भी लाइन आर्ट के जरिए एनिमेट करा, क्योंकि पेपर पे बने हुए डायनासोर को लोगों ने बहुत देखा था और फर्स्ट टाइम लोगों ने पेपर पे बने हुए डायनासोर को बहुत फ्लूइडली मूव होते हुए देखा था स्क्रीन पे और उसका नाम था गेर्टी द डायनासोर। ये फिल्म आई थी 1914 के अंदर और इसमें डायनासोर के बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट लोगों ने लाइन आर्ट के फॉर्म में फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे देखे। ये दोनों ही एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए, ये कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन था। तो जब कंप्यूटर नहीं था तो उससे पहले लोग एनिमेशन देखते कैसे थे और एनिमेशन बनाते कैसे थे? एक राउंड सर्कुलर प्लेट लेकर और उसके पूरे कॉर्नर के ऊपर 10 से 12 से 15 एक ही इमेज के अलग अलग मूवमेंट बना दिए जाते थे, बीच में उसको पिन कर दिया जाता था और जब उसको रोटेट करते थे तो किसी भी एक इमेज को आप जब देखोगे और वो इमेज जब ओवरलैप होती है अगली इमेज से तो आपको एक सिंगल इमेज मूव होती हुई दिखेगी, लाइक दिस। तो इस प्रोसेस को या इस पर्टिकुलर डिवाइस को बोलते हैं फैंकिस्टोस्कोप। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है और ये 1904 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 1832 में इस तरीके से यूज होता था। और इसी 1-2 साल में एक और नया मेथड आ गया जिसका नाम जियोस्ट्रोप। उसके अंदर ये राउंड प्लेट को जमीन पे बिछा दिया गया और इसके कॉर्नर के ऊपर एक राउंड पट्टी लगा दी गई और इस पट्टी के ऊपर जो है एनिमेशन स्ट्रिप पूरी बनाई जाती थी और उनको बीच में से काट दिया जाता था। किसी भी एक स्ट्रिप जो कटा हुआ हिस्सा ना, वहां से अगर आप देखोगे ना तो सब सारी की सारी इमेज एक के बाद एक मूव करेंगी तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रन हो रहा है या मूव कर रहा है। दरअसल ये भी एक टेक्निक हुआ करती थी, बट ये डिवाइसेस होते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवेबल देखने के लिए। हालांकि इसके अंदर और भी तरह के क्रिएटिव डिवाइसेस निकले गए, लेकिन ये 2 डिवाइसेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे और इसके जरिए एनिमेशन बनाया जाने लगा।
लेकिन इन कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस और लाइव एनिमेशन के मुकाबले कंप्यूटर एनिमेशन ने अपनी बाजी मार ली और उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई। और इसी कंप्यूटर एनिमेशन के रिवोल्यूशन में आप लोगों ने नाम सुना होगा वॉल्ट डिज्नी का। तो वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेशन के अंदर जो रिवोल्यूशन लाया है वो आउटस्टैंडिंग और काबिल तारीफ है। वॉल्ट डिज्नी और उनकी टीम ने फ्रेम बाय फ्रेम इस एनिमेशन टेक्निक के जरिए कई तरह के एनिमेशन डेवलप करना स्टार्ट किया। 1 सेकंड के एनिमेशन में हमें 25 अलग अलग ड्राइंग बनानी पड़ती है। हालांकि वो सारी ड्राइंग आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं और एक ही ऑब्जेक्ट के उसमें मूवमेंट्स होते हैं एज पर द स्टोरी बोर्ड, एज पर द सिनेरियो और स्क्रिप्ट। अगर कोई कैरेक्टर मूव कर रहा है या कोई बर्ड उड़ रही है या कोई कार अगर जा रही है तो हर एक फ्रेम पे उसका एक डिफरेंट मूवमेंट बनेगा। और ऐसे 25 अलग अलग स्लाइड्स को बनाकर या अलग अलग फ्रेम को बना के जब मूव करेंगे तो 1 सेकंड का एनिमेशन होगा। आप आधे घंटे के एनिमेशन वीडियोस देख लेते हो, आप 1-1.5 घंटे की एनिमेशन फिल्म देख लेते हो। सोचो कितने सारे नंबर ऑफ फ्रेम्स उसमें बनाए जाते हैं, कितनी बड़ी टीम उसको बनाने में लगती है। इस हिसाब से उस समय जो है जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी लोगों के लिए फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाने के लिए। सीनियर एनिमेटर जो होते थे वो सिर्फ की फ्रेम या की मूवमेंट बनाया करते थे। जूनियर एनिमेटर उनके बीच के इन बिटवीन्स बनाया करते थे और उसके बाद में जब पूरे एनिमेशन को प्रीव्यू करके चेक कराया जाता था, जब एनिमेशन परफेक्ट हो जाया करता था तो एक क्लीन अप आर्टिस्ट की टीम होती थी जो उस पूरे एनिमेशन को क्लीन करती थी, उसमें कलरिंग करती थी और उसके बाद जाकर हमको एक एनिमेटेड वीडियो देखने को मिलता था। जब लाइव एनिमेशन होता था या पहले फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को कंप्यूटर में बनाया गया तो उस समय ऑडियो की कहीं तक कोई कहानी नहीं थी। जब भी ये वीडियोस दिखाए जाते थे उसके साथ में अलग से टीम होती थी ऑडियो की जो कि लाइव ऑडियो परफॉर्म करा करती थी। बाद में वीडियोस बनाने के बाद या उसकी प्रीव्यूइंग के समय एक अलग से टीम ऑडियो रिकॉर्ड करती थी। अलग से वॉइस ओवर और कैरेक्टर आर्टिस्ट होते थे जो उन कैरेक्टर की आवाज़ निकाला करते थे, वो भी रिकॉर्ड होता था और उसके बाद में जब वीडियो के साथ में उसको पैरेलली प्ले कराया जाता था। This is Lithopodius nulla, a simple creature with a tendency, like any other species, to reproduce offspring. Lots of offspring. Although the offspring inherit many characteristics of their parents, no two individuals in the population are exactly the same. This variation is vital to the survival of the species, as only a fraction of the Lithopodius will actually survive long enough to reproduce themselves. जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट होने लगा, इन दोनों को मिक्स करके एक फाइनल वीडियो बना करके हमारे सामने प्रेजेंट होने लगा। आज के दौर में ये सारी टेक्निक यूज नहीं होती है। आज की टेक्निक बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है। आज एनिमेशन की टेक्नोलॉजी बहुत ही डिफरेंट हो चुकी है, बहुत ही अलग हो चुकी है और आज कई तरह के ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसके जरिए आप बहुत आसानी से एनिमेशन बना सकते हो। सो लाइन आर्ट, कार्टून या 2D एनिमेशन बनाने के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर्स वैसे ही आज अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है टून बम हार्मोनी और उसके अलावा एडोब एनिमेट का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एडोब ने अपना एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर निकाल दिया जिसका नाम है एडोब कैरेक्टर एनिमेटर, जहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन को लेकर बहुत ज़्यादा आसानी अवेलेबल है और उसमें लाइव रिकॉर्डिंग के जरिए आप एनिमेशन बना सकते हो। आप खुद बोलोगे और कैरेक्टर डायरेक्टली परफॉर्म करेगा और वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। इतना आसान एनिमेशन हो गया है। एडोब का ही अपना एडोब आफ्टर इफेक्ट एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि ज़्यादातर विजुअल इफेक्ट्स और मोशन ग्राफिक्स से काम आता है। हालांकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी 2D एनिमेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त बनाए जाते हैं। कई सारी कॉर्पोरेट कंपनीज, एड एजेंसीज और डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज आज भी आफ्टर इफेक्ट का बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ करती हैं डिजिटल मार्केटिंग, एड बनाने के लिए, 2D एनिमेटेड फिल्म्स बनाने के लिए और कॉर्पोरेट फिल्म्स और लोगो एनिमेशन बनाने के लिए। तो ये 2D एनिमेशन के कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपको 3D एनिमेशन बनाना है जो कि 2D एनिमेशन का एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट है जहाँ पे आपको फ्लैट नहीं, आपको 3 डायमेंशनली आप चीज़ें देख सकते हो या उसको फील कर सकते हो या उसको एनिमेट कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपसे आगे और अगले वीडियो में बात करूंगा। उसके लिए कई तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें कि ब्लेंडर है, 3ds Max है और माया है। सो स्टे ट्यून विद मी। अगर आपको एनिमेशन से रिलेटेड और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप एनिमेशन के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते हो या मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।